हिंद दोस्तों, यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन पर बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता के विषय में देखा, बहुत सारे सवाल किए और पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा। और अब हड़प्पा सभ्यता से अगर सवाल बनेंगे तो 99% चांसेस होंगे कि उन्हीं कॉन्सेप्ट से बनेंगे। और क्योंकि देखिए हिस्ट्री में क्या है ना, एक स्टैटिक है कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे एक बार जब सारी चीज़ें कवर कर ली जाए तो शायद ही उसी टॉपिक के अंदर से कोई बाहर का प्रश्न बनाया जाएगा। उसके बाद हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन करें, इसका फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, नाउ ये सेकंड पार्ट है। और हम लोग बात कर रहे हैं आर्यन के एडवेंस की, कि आर्यन का आगमन कैसे होता है भारत में। और हमने समझा था कि फिर जब आर्यन यहाँ पे आए तो किस तरह से युद्ध हुआ, और बाकी दस्यु के साथ किस तरह का युद्ध हुआ। उसके बाद दशराजन युद्ध के बारे में हमने समझा। उसके बाद हमने बात की इनके लाइफ के विषय में कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ ये किस तरह का जी रहे थे। नाउ बात करेंगे इनके संरचना के ऊपर कि इनकी जो ट्राइबल पॉलिटी थी वो किस तरह की थी। तो ऋग्वैदिक पीरियड में, यानी जब आर्यन का एडवेंट हुआ, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ट्राइबल चीफ सेंटर पे होता था। यानी कहने का अर्थ क्या है कि जो लोग हैं यहाँ पे, जो आर्यन पीपल है, उनमें से एक हेड होता था जो कि ट्राइबल चीफ यहाँ पे कहलाता था। अब जब ट्राइबल की बात आई तो मैं बताऊं आपको कि ट्राइबल ग्रुप में डिवाइडेड होता था। आर्यन जैसे हमने देखा जनरली 5 जन में डिवाइडेड होता था, यानी 5 ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर। नाउ आगे देखिए, अब ये जो ट्राइबल चीफ होता था इसे क्या कहा जाता था? राजन। देखिए बाद में जब ये राजन वर्ड यूज किया गया तो इसे राजा से रिप्लेस किया जाने लगा कि राजन का मतलब राजा होता है। लेकिन उस टाइम पे अगर आप देखें तो ये सिर्फ ट्राइबल चीफ होता था, यानी जो भी आर्यंस हैं, जिनका भी जो ट्राइब है, उन ट्राइब में से एक हेड होता था और उसी हेड को कहते थे राजन। और जैसा कि अक्सर ही होता आ रहा है, राजा का जो पद होता है वो हेरेडिटरी होता है, यानी एक राजा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा, फिर वही वो कहते हैं ना, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। लेकिन ये बात है कब की? काफ़ी हज़ारों साल पहले की, 1500 BC, यानी बहुत ही पहले का ऋग्वैदिक टाइम पीरियड की हम बात करें तो राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, आज के कंटेक्स्ट में ये ट्रू नहीं है। तो उस टाइम पे राजा का बेटा राजा बनता था, क्योंकि ये पोस्ट हेरेडिटरी होती थी। और जो राजन है वो एक तरह का चीफ होता था। देखिए, एक होता है राजा का अर्थ होता है कि वो किला रखेगा। जैसे हमने बात की थी ना महाजनपद के विषय में, कि महाजनपद की सबसे खास बात ये होती थी कि राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। वो अपने किलेबंदी करते थे और उनके पास काफ़ी सारे सैनिक होते थे। अगर कोई युद्ध होता था तो वो युद्ध करते थे। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ऋग्वैदिक पीरियड की, हज़ारों साल पहले की, क्योंकि महाजनपद का एरा तो 6th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी AD में आया, बहुत बाद में, करीबन आप कह लें हज़ारों साल बाद, यानी 1500 साल लगभग बाद। तो अगर उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो ये पोस्ट हेरेडिटरी होता था और राजन एक तरह का चीफ होता था। और इसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती थी। जनरली राजा के पास अनलिमिटेड पावर होती है, वो जिसे चाहे जो मर्जी करे। लेकिन यहाँ पे जो राजन है, जिस ट्राइबल पॉलिटी की बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक पीरियड में, जो कि ट्राइबल चीफ हैं, ट्राइब्स के प्रमुख हैं, उनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती थी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्शन के थ्रू इन्हें इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि जो ट्रेसेस हैं इलेक्शन का देखने को मिलता है कि ट्राइबल असेंबली के द्वारा ट्राइबल चीफ को चुना जाता होगा। अच्छा, इस असेंबली को क्या कहते थे? ये वर्ड आपने आज के डेट में भी सुना होगा, आज के डेट में भी आप सुने होंगे, ये समिति। तो समिति बनाई जाती थी और समिति के बेसिस पे किसे चुना जाता था? राजन को। तो यहाँ पे देखिए, ये हम जब बात करते हैं राजन की तो हमारे माइंड में किंग आता है। लेकिन ये जो किंग है ये थोड़े अलग है, थोड़े अलग इस मायने में, जैसे मैंने बात की कि जैसे राजा के पास अनलिमिटेड पावर होती है, वैसे इस ट्राइबल किंग के पास, ट्राइबल राजन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। अच्छा, तो इस जो हम राजन की बात करें, इनका प्रमुख काम क्या होगा? इनका प्रमुख काम यही होगा, जैसे हमने बात की कि ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो पीपल है, ये जो सेटलमेंट, ये पूरे तरीके से कैटल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कैटल को प्रोटेक्ट करने का काम हो गया। कभी किसी दूसरे ट्राइबल ग्रुप के साथ वॉर हुआ तो इन युद्ध में इन्हें प्रोटेक्ट करना कैटल को। अच्छा, गॉड्स को प्रेयर करना लोगों के बिहाफ में, इस तरह के काम होते थे। और बहुत सारे यहाँ पे जो ट्राइबल है वो क्लेन बेस्ड असेंबली देखने को मिलती थी, जैसे सभा हो गई, समिति हो गई, विधाता हो गई, गण हो गई, ये सारी चीज़ें भी ऋग्वेद में मेंशन मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी कि क्या वुमेन जो है, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सभा की, समिति की, ये जो लोगों का ग्रुप है जो कि आगे चल के चुनता है चीफ को, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेता है, तो क्या इनमें वुमेन को अटेंड करने की राइट थी या नहीं? तो देखिए, ऋग्वैदिक टाइम में वुमेन अटेंड कर सकती थी सभाएं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबलीज हैं, जो सभा और समिति, इनमें भी ये भाग ले सकती थी। अब आप समझ सकते हैं कि सभा और समिति इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि यहाँ पे जो ट्राइबल किंग है वो भी चाहते हैं कि हम इन्हें अपने फेवर में करें, ताकि हमें जनता के द्वारा, या आप कह लें कि जो लोग हैं यहाँ पे, जो पीपल्स हैं, इनके द्वारा इन्हें चुनना ज़्यादा सरल हो, ज़्यादा आसान हो। और राजा को असिस्ट करने के लिए बहुत सारे फंक्शन भी होते थे, जिनमें से एक प्रमुख होता था प्रीस्ट का। हमने बात भी की है इसके विषय में कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को कंपोज किया, जो कि ऋग्वेद के अंदर है। ये बात भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, आपको ध्यान रखनी है।
लेकिन अगर आप देखें जब हम लोग ऋग्वेदिक पीरियड की बात करें तो ऐसा कोई ऑफिसर नहीं देखने को मिलता जो टैक्स कलेक्ट करता हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि टैक्स कलेक्शन के लिए अलग से कोई ऑफिसर नहीं देखने को मिलता। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि ये जिस हम ट्राइबल राजन की बात कर रहे हैं, ये राजन फिर क्या कोई टैक्स लेते हैं या नहीं? तो लोगों के द्वारा इन्हें रिलीजियस ऑफरिंग दी जाती थी, वॉलंटरी ऑफरिंग दी जाती थी। कहने का अर्थ ये है कि स्वेच्छापूर्वक जनता अपने अकॉर्डिंग चीज़ें देते थे और इस तरह के टैक्सेस बाली कहलाते थे। तो बाली क्या है? एक तरह का वॉलंटरी टैक्स आप कह लें, या ये टैक्स नहीं कहलाएगा क्योंकि ये वॉलंटरी बेसिस पे दिया जाता है। आप कह सकते हैं वॉलंटरी ऑफरिंग है। ये किसके प्रति? राजा के प्रति। ओके, तो यही चीज़ हम लोग जब इतिहास को समझेंगे, एक ब्रीफ टाइमलाइन अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत यूनिकनेस आपको देखने को मिलेगी। जैसे हम लोग बात करें ऋग्वेदिक पीरियड में, तो यहाँ पे आप देखें कि वो वुमेन की पोजीशन अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे लाटर वैदिक पीरियड में हम लोग पहुंचेंगे तो देखेंगे कि वुमेन को सभा, असेंबली इनमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा था। इसी तरह जब हम लोग बात करेंगे रिलीजियस स्कल्पचर की, तो यहाँ पे सभी पढ़ सकते थे, बट आगे चल के सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई। और जब मैंने आपको रीजन भी बताया है कि जब 6th सेंचुरी BCE की बात हम लोग करते हैं तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब जब धर्म ओरिजिनेट, इसके अलावा बहुत सारे इवन माना जाता है 63 और धर्म उस टाइम पे ओरिजिनेट होते हैं। तो इसका प्रमुख रीजन मैंने आपको यही बताया था कि जो हिंदुइज्म है वो उनमें रिलीजियस कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रही थी, राइट। तो ये सब वजह थी। और अगर आप बहुत पहले की, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं ऋग्वेदिक टाइम पीरियड की, तो उस टाइम पे रिलीजियस ऑफरिंग ली जा रही थी, लेकिन बाद में ये टैक्सेस बहुत ज़्यादा लिए जाने लगे, तो इसलिए काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलने लगे। इस सवाल को देखिए, ये सवाल रिसेंटली हरियाणा सिविल सर्विसेज में पूछा गया। आपसे पूछा जा रहा है लाटर वैदिक पीरियड में जो टर्म बाली है इसका क्या अर्थ है? क्या ये कोई सेक्रीफाइस है? क्या ये कोई टैक्स है? ये पावरफुल लैंडलॉर्ड की बात की जा रही है या रेवेन्यू की? तो हमने देखा ये एक तरह का क्या है, ये टैक्स होता था, राइट। ये बेसिकली आप कह सकते हैं वॉलंटरी टैक्स होता था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी टैक्स होगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगा क्योंकि ये आपको डायरेक्टली सिर्फ ओल्ड NCERT में ही देखने को मिलेगा। न्यू वाली में आई डोंट थिंक ये डायरेक्टली है ये वर्ड, तो इस वजह से ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि RS शर्मा बुक को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यू वाली NCERT में नहीं दी गई हैं बट ओल्ड वाली NCERT में हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ईयरली वैदिक फेज की, यानी आर्यन के एडवेंट के टाइम की। इस वजह से ये आपको वॉलंटरी ऑफरिंग देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो यहाँ पे राजा ने वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं और इस तरह के जो टैक्सेस हैं इन्हें धीरे धीरे करके मैंडेटरी भी बनाया जा रहा है। और इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। देखिए ऋग्वेद में ऐसे कोई ऑफिसर की बात नहीं की गई है जो कि जस्टिस को एडमिनिस्टर करते हों, यानी बेसिकली ये आप कह सकते हैं जो सोसाइटी है वो उतनी डेवलप नहीं हुई इन सब मामलों में कि प्रत्येक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ऑफिसर बनाए जाएं, जैसा कि हम लोग मौर्यन और गुप्ता टाइम पीरियड में देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर को समझ लेना इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज में आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा भी जाएगा, बहुत बार पूछा जाता है व्रजपति के विषय में। तो देखिए व्रजपति का मतलब ये होता है कि वैसा देखिए सारी चीज़ें हम लोग क्या मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है कि जब हम लोग ऋग्वेदिक पीरियड की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आएगी पशुओं की, जिसमें सबसे ऊपर आएगा गौधन के बारे में बात की जाएगी। यानी तो इसलिए क्या होता है व्रजपति का मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पोजिशन होता है सोसाइटी में, और ये जो पर्सन होंगे इनके पास काफ़ी बड़ा एरिया होगा। और देखिए यहाँ पे पैस्चर ग्राउंड की बात की जा रही है। पैस्चर ग्राउंड इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो जानवर हैं उनको यहाँ पे चराई के रूप में उन ग्राउंड को चराई के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। और ये इनके हेड क्या कहलाएंगे? व्रजपति कहलाएंगे। और देखिए शुरुआत में क्या होता था कि जो ग्रामीणी होता है वो स्मॉल ट्राइबल ग्रुप का हेड होता था, ठीक है। स्मॉल ट्राइबल फाइटिंग यूनिट का हेड होता था ग्रामीणी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये जो ग्रामीणी, नाम से भी आप समझ सकते हैं, ग्राम का मतलब गांव होता है और ग्रामीणी मतलब गांव का हेड। हालांकि यहाँ गांव का मतलब कुछ और है, एक ट्राइबल ग्रुप है, लेकिन ये जो टर्म है इसी से एसोसिएटेड है। जो कि हेड होता था किसका? विलेज का। अभी मैंने आपको क्या बताया? ग्रामीणी। तो ग्राम का मतलब होता है गांव और ग्रामीणी मतलब विलेज का हेड। तो इस तरह से आप नामों को याद रखेंगे तो काफ़ी सरल होगा। और इवन हम लोग मेडिवल इंडिया में भी अगर देखेंगे कुछ ऐसे टर्म है जो आपको अगर उर्दू और कुछ वर्ड्स आते हैं उर्दू के तो काफ़ी आसानी से आप इन चीज़ों को कर लेंगे, उर्दू और फारसी के वर्ड्स आने के कारण मेडिवल इंडिया में। अभी हम लोग एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं जो कि आइडेंटिकल होता था व्रजपति का। यानी आगे चल के ये जो ग्रामीणी है जो कि गाँव के हेड हो रहे हैं ये पावरफुल बनते जा रहे हैं। और व्रजपति जैसा कि हमने बात की कि वैसा पर्सन जिसके पास बहुत बड़ा लैंड है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों की चराई की जा सके, जो व्रजपति कहला रहे हैं, उनके आइडेंटिकल ये उनके समतुल्य ये बनते जा रहे हैं।
और जैसा कि मैंने बात की, ये जो राजा हैं ये काफ़ी अलग हैं बाद के राजाओं से, क्योंकि ये कोई स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन नहीं करते हैं। जैसे कि हमने बात की महाजनपद काल में राजा स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने लगे, लोगों से काफ़ी हैवी टैक्स लेने लगे, एग्रीकल्चर वगैरह फ्लरिश करने लगी। लेकिन ऐसा ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में नहीं देखने को मिलता है। तो देखिए, स्टेटमेंट अगर बना करके पूछा जाए कि किंग ह्यूज आर्मी को मेंटेन करते थे, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि किंग जो है यहाँ पे कोई रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन नहीं करते थे। लेकिन अगर कोई युद्ध छिड़ जाता है तो कुछ लोगों का ग्रुप यहाँ पे बुलाना ही पड़ेगा, और डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप को एज एन मिलिटेंट फंक्शन करने के लिए यहाँ पे बुलाया जाता था। और देखिए, यहाँ पे जो लोग होंगे वो अपनी लॉयल्टी रखेंगे जन के ऊपर। जन का मतलब अगेन आप कह सकते हैं कि जो ट्राइबल पीपल का ग्रुप है वो जन कहलाता था। और अगर आप देखें तो बहुत बार जिक्र देखने को मिलता है जन वर्ड का, जैसे ऋग्वेद में 275 बार देखने को मिलता है। लेकिन जनपद वर्ड का यूज नहीं किया जाता। यानी अगेन वही बात है, जनपद की जब हमने बात की थी महाजनपद के टाइम पे, जब मैंने कहा था कि जनता जहाँ पे अपना पैर रखे, मतलब वो एरिया, बेसिकली वो एरिया जनपद कहलाता है। लेकिन जनपद वर्ड का जिक्र ऋग्वेद में नहीं देखने को मिलता, केवल जन का देखने को मिलता है। यानी ऐसा नहीं कह सकते आप कि एक पर्टिकुलर एरिया में काफी सारे लोग रह रहे हों और इनको राजा कंट्रोल कर रहा हो, ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती। जैसा कि हमने बात भी की, राजा के पास ऐसी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होगी। उसके बाद अगर आप देखें तो राजा जो है यहाँ पे उसके पास कोई खास ऑफिसर नहीं होंगे पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। तो इस तरह की बातें देखने को मिल रही थी। तो जैसा कि हमने सबसे स्टार्टिंग में बात की, जो आर्यंस है वो जनरली 5 ट्राइबल ग्रुप्स में डिवाइड हुए स्टार्टिंग में, जिन्हें पंचजन कहा जा रहा था। तो ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इन्हें विस कहा जाता है, अगर आप ऋग्वेद के अकॉर्डिंग देखें तो। अब ये जो विस हैं, विस का मतलब जैसे अगर हेड की बात करेंगे तो विषयपति होगा, इस तरह से। अब इस विस के अंदर बहुत सारे ग्राम होंगे, राइट, बहुत सारे गाँव होंगे, और उसका जो सभी ग्राम्स को मिला करके विस बनाया जाएगा और इस तरह से हेड किया जाएगा। जैसे विस होंगे तो विषयपति। और जैसा कि हम लोग देखते हैं, एक वर्ड सुनते हैं संग्राम का मतलब युद्ध होता है, राइट। तो अब संग्राम वर्ड कहां से आया? तो जब ग्राम का मतलब अलग अलग ग्रुप के लोग यहां पे फाइट करेंगे तो वो संग्राम कहलाएगा। तो इस तरह से वर्ड का ओरिजिन हुआ है। और ये चीजें देखिए आपको रटनी नहीं है, बिल्कुल भी आपको दिमाग पे कोई स्पेशल फोकस नहीं डालना कि ये चीजें मुझे याद रखनी पड़ रही है। अभी जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कितनी आसानी से क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने के बाद आप बिल्कुल अश्योर हो जाएंगे कि ये चीजें, देखिए, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें रह जाएंगी अगर आप वर्ड को रिलेट करके समझेंगे तो, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग करेंगे भी। अब देखिए, फैमिली के लिए बताया जा रहा है, तो फैमिली के लिए कुल वर्ड का यूज किया जाता है। आज भी ये वर्ड यूज होता है कि ये हमारे कुल के हैं, इस तरह से वर्ड यूज होते हैं, ये आपने सुना भी होगा। तो अब ये जो कुल है, देखिए, कुल का जिक्र बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन कुल का इतना अर्थ तो है कि जो कुल है यहाँ पे, इसमें हर तरह के लोग, जैसे एक फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं, इसके अलावा उसके दूर के भी फैमिली के हो गए, इन सभी लोगों को मिला करके एक कुल कहा जाता था। और ऑब्वियसली यहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिल रही है। लेकिन जब ऋग्वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो वहाँ पे आप कह सकते हैं सोसाइटी समहाउ मेट्रियार्कल भी मानी जाती है। लेकिन बाद के पीरियड में जब आप देखें आर्यंस के बाद, तो यहाँ पे पेट्रियार्कल फैमिली देखने को मिलती है। और जैसा कि हमने बात की, यहाँ पे वुमेन भी असेंबली में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और जो भी यहाँ पे ऑफरिंग्स होंगी, सेक्रीफाइस होंगे, उनमें पार्ट ले सकती है अपने हस्बैंड के साथ। और अगर हाइम्स की बात करें तो बहुत सारे हाइम्स यहाँ पे वुमेन को भी डेडिकेटेड देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी कि विडो रीमैरिज का भी जिक्र देखने को मिलता है। चाइल्ड मैरिज के कोई एग्जाम्पल नहीं देखने को मिलते, और इस तरह की बातें जो कि सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छी हैं, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगेन, जैसा कि मैंने कहा, जो भी अच्छी बातें हैं यहाँ पे ईयरली वैदिक पीरियड की, वो सभी बातें यहाँ पे खराब बातों में तब्दील होना शुरू हो जाएंगी लाटर वैदिक पीरियड में। और ये अभी हम लोग देखेंगे भी कि किस तरह से वुमेन असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं लेंगी, चाइल्ड मैरिज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इस तरह की बातें देखने को मिलेंगी। और एक बात अगेन पूछी जाती है, आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं जिस तरह की सोसाइटी की, ट्राइबल सोसाइटी की, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होगी। पहला योद्धा ग्रुप, जो युद्ध वगैरह लड़ेंगे, जैसे राजन आ गए इसके अंदर। और दूसरा प्रीस्ट, क्योंकि प्रीस्ट हमने बात की है इस पर ऑलरेडी कि काफ़ी सोसाइटी में एक अहम स्थान रखते थे। इसके अलावा आम लोग एंड द पीपल। अब इसे भी ब्रीफ में समझ लेते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक गॉड की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंद्र देखने को मिलेंगे। ओके, इंद्र जो कि वर्षा के देव माने जाते हैं। इंद्र, इनके विषय में देखें कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं गॉड्स में। और जैसा कि हमने बात भी की थी, पुरंदर जो कि अर्थ होता है फोर्ट यानी किलों को तोड़ने वाला, और ये रेन गॉड के रूप में माने जाते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन यहाँ पे रखते हैं अग्नि देवता यानी फायर गॉड, और ये दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट गॉड माने जाते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक पीरियड की, बाद में चीज़ें बदल जाएंगी लाटर वैदिक पीरियड में। कुछ फीमेल डिवाइनिटीज़ का भी जिक्र मिलता है, जैसे अदिति हो गई और उषा हो गई।
हाँ, एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो ये लोग हैं वो ऋग्वेदिक पीरियड में तो ये क्या स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए गॉड की वर्शिप करते थे, जैसा कि हम लोग भक्ति मूवमेंट में देखते हैं या सूफी मूवमेंट में देखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी प्रकार की सोल के अपलिफ्टमेंट की बात नहीं की जा रही है, ना ही स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की बात की जा रही है, बल्कि ये लोग इसलिए प्रेयर करते थे जनरली ताकि वो चिल्ड्रेन और पशु, फूड, वेल्थ और हेल्थ, इन चीज़ों के डिमांड के लिए बेसिकली ये वर्शिप करते हुए पाए जाते हैं। सो आइए फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। आई नो ये काफ़ी बोरिंग और काफ़ी डिटेल था, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो फिर काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये देखिए सिविल सर्विसेज 2012 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ईयरली वैदिक आर्यन का धर्म किस तरह का था प्राइमरली। पहला कहा जा रहा है भक्ति, दूसरा कहा जा रहा है इमेज वर्शिप करते थे और यज्ञ देखने को मिलता है, तीसरा कहा जा रहा है वर्शिप ऑफ नेचर यानी नेचर की पूजा करते और यज्ञ देखने को मिल रहा है, और वर्शिप ऑफ नेचर या फिर भक्ति। तो पहली चीज़ भक्ति यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। भक्ति जो टर्म ही है या काफ़ी बाद में आप कह लें 8th-10th सेंचुरी के बाद, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य के बाद का टाइम पे ये ओरिजिन हुआ है। क्योंकि देखिए भक्ति बेसिकली भक्ति का माध्यम ये होता है कि आप गॉड के सेल्वेशन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए यानी रिलीजियस अपलिफ्टमेंट के लिए जो बात की जाती है वो भक्ति होती है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा लास्ट में कि जो ईयरली वैदिक आर्यन है इनका वर्शिप करने का मुख्य उद्देश्य ये होता था कि कैटल्स स्वस्थ रहें और चिल्ड्रंस के लिए ये लोग करते थे। इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो सबसे पहले भक्ति को एलिमिनेट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है। क्या इमेज वर्शिप करते थे? बिल्कुल नहीं। देखिए यही चीज़ें मैं आपको बतानी है, यही चीज़ें आपको समझ के चलनी है कि क्योंकि क्वेश्चन जब भी बनेंगे सिविल सर्विसेज में तो फैक्ट की बजाय इन चीज़ों पर बनेंगे कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, लोग किस तरह से रहते थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा कि ये नेचर की वर्शिप करते थे, राइट। जैसे आपके हो गए इंद्र देवता, क्योंकि इन्हें वर्षा चाहिए थी, और इसके अलावा अगर आप देखें तो अग्निदेव, क्योंकि अग्नि की भी इन्हें काफ़ी, अग्नि एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। तो इस तरह से बातें देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, क्योंकि बहुत सारे हमने सेक्रीफाइसेस भी देखे जिसे यज्ञ कहा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किनका ये मानना था कि जो ओरिजिनल होमलैंड है आर्यन का वो आर्कटिक रीजन है, यानी ये आर्कटिक रीजन से आए थे आर्यन भारत में। ऑप्शन है हमारे पास बाल गंगाधर तिलक, मैक्स म्यूलर, दयानंद सरस्वती या AC दास। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए बाल गंगाधर तिलक है। इन्होंने बुक भी लिखी है आई थिंक, अगर आपको याद हो तो, द ओरिजिनल होम ऑफ, बुक का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। यानी ये बात करेंगे आर्कटिक होम की। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि आर्कटिक रीजन की बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा अगर आप दयानंद सरस्वती ने जो बुक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, उसके अकॉर्डिंग इनका मानना था कि आर्यन ओरिजिनली तिब्बत से आए थे। तो अलग अलग स्कॉलर्स का यहाँ पे अलग अलग मानना है। लेकिन इस पर्टिकुलर फैक्ट की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु बुक में डायरेक्टली ये फैक्ट देखने को मिलेगा। तो यही मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही सिखाती है आपको कि किसी पर्टिकुलर फैक्ट में अगर कोई अदर बुक में है लेकिन इस बुक में मिसिंग है तो इन चीज़ों को आपको कंपाइल कर लेना चाहिए और बुक्स के मार्जिन में लिख लेना चाहिए। सो ये तमिलनाडु बोर्ड वाली बुक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक आर्ग्यूज दैट आर्यंस कम फ्रॉम द आर्कटिक रीजन ऑन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, यानी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे बताते हैं बाल गंगाधर तिलक कि आर्यंस जो है वो आर्कटिक रीजन से आए थे। लेकिन जैसे कि हमने बात भी की थी कि जो रसिया का स्टेपीज है और उन जगहों के हिस्टोरियन ने ज़्यादा अप्रोप्रिएट और ज़्यादा प्रोबेबल माना है। इस क्वेश्चन को देखिए सिविल सर्विसेज 1995 का है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ब्राह्मणवादिनी है जो वेद में सम हाइम्स को कंपोज की हुई है, यानी कुछ मंत्रों को बेसिकली कंपोज किए। तो इसका करेक्ट आंसर है लोपामुद्रा। देखिए हमने बात भी की है इसकी ऑलरेडी कि अगस्त्य ऋषि की वाइफ लोपामुद्रा है, जिनका माना जाता है कि इन्होंने कुछ हाइम्स को कंपोज किया है वेदों में। और गार्गी, लीलावती, सावित्री, इनके विषय में डायरेक्टली ये नहीं बताया गया कि वेदों में हाइम्स कंपोज किया, हालांकि ये भी काफ़ी फेमस ब्रह्मवादिनी है। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ऋग्वेदिक जो ट्राइबल असेंबली हैं उनमें जुडिशियल फंक्शन से कौन सा ग्रुप एसोसिएटेड था। तो इसका करेक्ट आंसर है सभा। देखिए सभा में हर तरह के लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे और सभा का मुख्य उद्देश्य होता था न्याय वगैरह की चीज़ों पर बातें करना, क्योंकि न्याय से रिलेटेड राजा के द्वारा कोई अलग से ऑफिसर और कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं स्टेब्लिश की गई थी। अच्छा, फिर समिति का क्या काम था? तो समिति आप कह सकते हैं रिलीजियस चीज़ों को लेकर के या कोई फिलोसॉफिकल मैटर हो गया, उन चीज़ों को सुलझाने के लिए जनरली समिति थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपसे पूछा जा रहा है कि पहली बार वर्ण जो वर्ड है ये किस वैदिक टेक्स्ट में देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऋग्वेद है। सो अगेन यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं सोशल डिवीजन के अंदर कि जो ऋग्वेद है उनमें फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। जैसे वर्ण जो है ये कलर के लिए यूज किया जा रहा था और आर्यन को जनरली फेयर कलर का और इंडिजिनस इनहेबिटेंट जो है वो डार्क कलर के माने जा रहे थे। इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं।
ये भी अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये आई थिंक महाजन पद का टॉपिक है। आपको स्टेटमेंट ए दिया गया, फिर बी दिया गया और उसके बेसिस पे आंसर करना है। पहला कहा जा रहा है जो 6th सेंचुरी BC का टाइम पीरियड था, ये ग्रेटेस्ट रिलीजियस अपहेवल का टाइम माना जाता है। पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के रिलीजियस ग्रुप यहाँ पे डेवलप हो रहे थे। दूसरा कहा जा रहा है कि जो वैदिक रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी। तो बिल्कुल सही बात है, वैदिक रिलीजन कॉम्प्लेक्स होने के कारण यहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी, रिलीजियस अपहेवल देखने को मिल रहा था। इस पर हमने ऑलरेडी बहुत बार बात की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर, कि दोनों ही यहाँ पे बातें सही हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि वैदिक सोसाइटी में बेसिक यूनिट क्या होती थी। तो बेसिक यूनिट फैमिली होती थी, राइट। फैमिली, जिसे परिवार कह लीजिए आप डायरेक्टली। तो यहाँ पे परिवार वर्ड ही दिया गया, हालांकि ये वर्ड संस्कृत का डायरेक्टली नहीं माना जाएगा, बट यहाँ पे ऑप्शन में परिवार है, तो करेक्ट आंसर परिवार होगा। तो ये चीज़ भी अगेन हमने पढ़ी, और यहाँ पे आप डायरेक्टली पढ़ भी सकते हैं। ये अगेन तमिलनाडु वाली बुक है, हमने वैसे डिटेल में इसे पढ़ा भी है। तो जो बेसिक यूनिट है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, वो कुल या फिर फैमिली कहलाएगी। तो ये जो छोटी बातें होती हैं जो कि डायरेक्टली नहीं कवर है किसी पर्टिकुलर बुक में, इन बातों को आप जरूर ऐड कर लें या नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक यूनिट क्या है, कुल है, जिसे फैमिली कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए, वॉर गॉड किन्हें माना जाता है वैदिक टाइम पीरियड में। तो हमें पता है ये इंद्र है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि वॉर हो गया या फिर बाकी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट गॉड ये माने जाते हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अर्ली वैदिक पीरियड की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, CAPF 2010 में पूछा गया है कि जो काव है वो एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ माना जाता था किस टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ऋग्वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड यानी स्टार्टिंग वाला फेज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। सो ना देखिए, यहाँ पर इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, और भी काफ़ी सारे हमारे पास कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। जैसे वेद के विषय में बहुत बार सवाल पूछा जाता है, उन्हें हम लोग कवर करेंगे। और इसके अलावा देखिए, रिवर्स के एंशिएंट नेम हैं, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा, वो भी कवर करेंगे। और भी कुछ बातें जैसे लाटर वैदिक पीरियड के विषय में, उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। और इसके बाद वैदिक पीरियड भी हमारा, जो कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है एंशिएंट हिस्ट्री का, वो भी कवर हो जाएगा। 4 या 5 कॉम्पोनेंट है एंशिएंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो, उसके बाद सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और इन वीडियो लेक्चर्स के बाद ये बिल्कुल कम्प्रीहेंसिव है, इससे ज़्यादा फिर डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मोर देन इनफ ही है, मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। और बिल्कुल आप इस तरह से हम लोग सारे चीज़ें कवर करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, और बाकी जो सब्जेक्ट है। मैं सोच रहा हूँ ज्योग्राफी भी स्टार्ट करूँ साथ के साथ, देखते हैं, बहुत जल्द करेंगे। और पहले इन सीरीज़ को थोड़ा ख़त्म हो जाने दें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।